नमस्कार दोस्तों। तो मोहम्मद यूनुस को यहाँ पर बुरी तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक्सपोज कर दिया गया है। और ये खुद बांग्लादेशीज ने किया, या किसी और वर्ल्ड लीडर ने नहीं किया, ये भारत ने नहीं किया, ये किसी और दुनिया की कंट्री ने नहीं किया, बल्कि खुद बांग्लादेशीज जो यूएस में रहते हैं उन्होंने यहाँ पर मोहम्मद यूनुस को बुरी तरीके से एक्सपोज किया है। और इतना भयंकर एक्सपोज किया है कि मोहम्मद यूनुस बिल्कुल मुँह छुपाए घूम रहा था वहाँ पर। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीट से जस्ट पहले ही बहुत सारे बांग्लादेशीज वहाँ पर प्रोटेस्ट में बाहर आए और उन्होंने यूनुस को कहा कि ये तो पाकिस्तानी और इसको पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए। वो लोग अपने प्लेकार्ड्स लेके आए हुए थे जिस पर लिखा हुआ था कि यूनुस इज़ पाकिस्तानी, यूनुस इज़ बैक्ड बाय पाकिस्तान एंड यूनुस शुड गो बैक टू पाकिस्तान। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मोहम्मद यूनुस का आखिर पाकिस्तान से लिंक क्या है। हम तो अभी तक ये समझ रहे थे कि मोहम्मद यूनुस जो है वो तो पूरा वेस्टर्न पपेट है, वो वेस्टर्न पपेट है और उसको वेस्टर्न कंट्रीज चला रही हैं, अपने हिसाब से सारा काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर पाकिस्तानी लिंक कैसे आ जाता है? तो बिल्कुल पाकिस्तानी लिंक है मोहम्मद यूनुस का। और पाकिस्तान से क्यों इसको जोड़ करके देखा जा रहा है? बिकॉज ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म दैट इज़ इंक्रीजिंग इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में यूनुस के ऊपर कई सारे आरोप इन प्रोटेस्टर्स ने लगाए। और ऐसा नहीं था कि ये प्रोटेस्टर्स किसी एक रिलीजन से आते थे या किसी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये प्रोटेस्टर्स ऑल ओवर बांग्लादेश के लोग जो कि बाहर रह रहे हैं वो पूरा तरीके से डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या होता है वो उसको समझ रहे हैं। बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल चेंज हुआ है उसका भी कारण समझ रहे हैं और उसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो भी समझ रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खूब भयंकर जो है एक तरीके से जंग सी छेड़ दी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जस्ट पहले। दूसरी तरफ ये लोग शेख हसीना के बड़े सपोर्टर थे और इनका मानना था कि शेख हसीना जो है वो एक बहुत ही डेवलपमेंटल लीडर रहीं और उनको हटाने में पूरा पाकिस्तान का हाथ है और मोहम्मद यूनुस उसमें उस तरीके से मिला हुआ है और इसने एक तरीके से बांग्लादेश की पूरी जो सत्ता है उसको हाईजैक कर रखा है। तो डिटेल में इसका लिंक पाकिस्तान से समझते हैं और जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म वाली जो बार बार बात आती है बांग्लादेश को लेकर के, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या एग्जैक्टली चेंज हुआ है बांग्लादेश के अंदर। तो डिटेल में देखिएगा। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि शिक्षा महोत्सव जो है वो आज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आज रात में शिक्षा महोत्सव हमारा ख़त्म हो जाएगा। इस शिक्षा महोत्सव के अवसर पर आपको अनअकैडमी के फाउंडेशन कोर्सेज जो हैं वो सिर्फ 19,999 के प्राइस में मिल जाएंगे। 3 यहाँ पर आपके लिए अलग अलग ऑफर है। अगर आप 2026 का बैच लेते हैं तो उसमें आपको 6 मंथ प्लस 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 2027 के अगर आप बैच लेते हैं तो आपको 12 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। 2028 का अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको 18 मंथ्स प्लस 18 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ इसमें 12 मंथ्स अश्योर और 18 मंथ्स अश्योर प्रोग्राम भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 12 मंथ्स और 18 मंथ्स अश्योर प्रोग्राम के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसके वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है आपके पास। आप यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी का जो ये चैनल है इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है या पिंड कमेंट में आपको पिंड लिंक मिल जाएगा इस चैनल का। इसको आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपका पूरा यूपीएससी का सिलेबस जो है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कवर करा दिया जाएगा। बहुत सारे लेक्चर्स उसमें आ भी रहे हैं। आप पूरा उसको फॉलो करके क्रमबद्ध तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। तो मोहम्मद यूनुस जो है उसने सत्ता को बांग्लादेश के हाईजैक कर लिया है। इल्ज़ाम मोहम्मद यूनुस के ऊपर अभी खालिदा जिया ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मोहम्मद यूनुस जो है उसको सत्ता का मज़ा आ गया है, वो अब ये सत्ता छोड़ेगा नहीं। और वो सत्ता में कैसे बना बैठा है, वो इतनी देर तक कैसे इस पावर को होल्ड कर पा रहा है? कारण बहुत सिंपल सा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो चाहती हैं कि मोहम्मद यूनुस वहाँ पर बैठे। अगर और कोई भी कंट्री वहाँ पर आएगी तो उनके जो इंटरेस्ट हैं वो इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि खालिदा जिया को चाइना के साथ अच्छे संबंध के तौर पर देखा गया है। खालिदा जिया अगर पावर में आती तो काम गड़बड़ कर सकती है वहाँ पर। तो मोहम्मद यूनुस इज़ दी बेस्ट कैंडिडेट। वो ना कुछ इधर उधर करेगा क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड तो है नहीं, इसलिए लबर लबर ज़्यादा करेगा नहीं। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके पूरे कंट्रोल में उनका पपेट बना हुआ है, तो इसलिए उसने पूरी सत्ता को यहाँ पर हाईजैक कर रखा है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी भी यही चाहता है कि मोहम्मद यूनुस बना रहे, क्योंकि जमात के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो पूरा बांग्लादेश की सत्ता के ऊपर राज कर सके। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि भाई कोई ऐसा बंदा हो जो हमारे कंट्रोल में हो। पाकिस्तान तो खैर क्या ही कंट्रोल करेगा। तो यही बात है जो मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइज़र बने बैठा हुआ अभी तक, और वो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहता है बांग्लादेश के अंदर। अब इसी से गुस्सा होकर के लोग जो है पूरे इस पॉलिटिकल चेंज को दूसरे नज़रिए से देख रहे थे। लोगों ने पूरी तरीके से यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर भीड़ लगा दी, वो बांग्लादेशी लोग, और उन्होंने बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट किया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। अलग अलग तरीके थे। इस प्रोटेस्ट का कोई एक डिमांड नहीं था, इसके बहुत सारी डिमांड्स थी। पहले डिमांड थी ये थी कि मोहम्मद यूनुस को सत्ता बांग्लादेश की छोड़ देनी चाहिए, इसको भगा देना चाहिए वहाँ से।
दूसरी डिमांड यहाँ पर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ये थी, दूसरा इल्ज़ाम ये था कि मोहम्मद यूनुस जो है वो पूरा पाकिस्तानी है और उसको पाकिस्तानी ही जो है, देखिए क्या है ना कि बांग्लादेश के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो बांग्लादेश की ओरिजिनलिटी है, वो पाकिस्तान से बहुत नफरत करते हैं। उसका पीछे का कारण है क्योंकि जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश में किया था 1952 से लेकर के लगातार 1971 तक, लगातार बांग्लादेशी, बहुत सारे बांग्लादेशी को मरवाया था, उनको मारा गया था। एक तो वो अयूब खान वाली घटना आपको याद होगी, जो कॉलेज में जो छात्र थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको खड़े करके गोली मरवा दी गई थी। तो बांग्लादेशी एट हार्ट जो है वो पाकिस्तानियों से बहुत चिढ़ते हैं और बहुत नफरत करते हैं, पाकिस्तानी सरकार से बहुत नफरत करते हैं। अगर कोई बांग्लादेशी कह रहा है ना कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं वो बांग्लादेशी है ही नहीं। वो बांग्लादेश में दो गुट हैं, एक गुट है जो हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है और एक गुट जो पाकिस्तान के खिलाफ रहा है। ये जमात इस्लामी और इसके जो सपोर्टर्स हैं, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में बिलीव करते हैं, वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उसमें मोहम्मद यूनुस जो है उसकी का नुमाइंदा है। तो इसके यूनुस के जितने सपोर्टर वो सब पाकिस्तान सपोर्टर हैं। इसीलिए लोगों ने कहा कि ये यूनुस पाकिस्तानी और इसको वापस पाकिस्तान भेजो, अदरवाइज़ ये पूरे बांग्लादेश को बर्बाद कर देगा। और तीसरा सबसे बड़ा इल्ज़ाम यूनुस के ऊपर लगा कि माइनॉरिटीज़ को की हत्या इसने की है। बहुत सारे माइनॉरिटीज़ को इसने टारगेट किया, खासतौर से हिंदू माइनॉरिटीज़ को इसने टारगेट किया, उनको मरवाया है बांग्लादेश के अंदर और इसको हमारा देश छोड़ देना चाहिए, ऐसा वहाँ पर लोगों का मानना है। अब लोग जो है उनका ऐसा मानना है कि जो ये सरकार गिरी शेख हसीना की, अब शेख हसीना की सरकार गिरने के पीछे बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान का रहा और पाकिस्तान ने यहाँ पर जमात इस्लामी को मतलब एक तरीके से प्लांट किया था। देखिए जमात इस्लामी जो था वो बांग्लादेश के अंदर बैन था, बहुत सालों से बैन था और शेख हसीना ने बैन कर रखा था क्योंकि जमात के हाथ बहुत सारे टेररिज्म में थे, टेररिस्ट एक्ट में थे, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बढ़ाने में था बांग्लादेश के अंदर। शेख हसीना एट हार्ट ये चाहती थी कि भाई एक सेकुलर कंट्री हो बांग्लादेश, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म ना है, अदरवाइज़ हम भी पाकिस्तान की तरह बन जाएंगे और फिर डेवलपमेंटल जो चीज़ है वो बिल्कुल रुक जाती है। तो इसलिए वो चाहती थी कि सेकुलर रहे, जो माइनॉरिटीज़ है वो भी रहें और इसीलिए एक बड़ी मात्रा में माइनॉरिटीज़ आपको बांग्लादेश के अंदर मिलती हैं और सुख चैन से रही भी है लंबे समय तक। और इसीलिए बांग्लादेश ने डेवलपमेंटल और इंडस्ट्रियल काफ़ी प्रोग्रेस भी किया। जैसे शेख हसीना की सरकार गई, जमात इस्लामी जो है वो एक्टिवेट हुआ। जमात इस्लामी ने एक छोटे से कॉलेज प्रोटेस्ट को बड़ा प्रोटेस्ट बनाया, शेख हसीना के खिलाफ, शेख हसीना की सरकार गिराई और अब वो यूनुस को एज अ पपेट उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर यूनुस के खिलाफ इतना जो है उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगा। जमात इस्लामी ने यूनुस के देख रेख में ही कई सारे टेम्पल्स के ऊपर अटैक किया, कई सारे टेम्पल्स को तोड़ा और बहुत सारे हिंदूज़ की जान गई है। इवन आज तक भी बांग्लादेश में सिचुएशन पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो पाई है। आज ही बांग्लादेश के कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जो इन फंडामेंटलिस्ट्स के हाथ में हैं और जिसमें यूनुस सरकार कुछ नहीं कर सकती, लिटरली कुछ नहीं कर सकती। जिस दिन यूनुस कुछ भी हाथ पैर मारने की कोशिश करेंगे उस दिन उनको पावर से हटा दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा डिमांड और भी था इस प्रोटेस्ट का, जो इस्कॉन के संत थे चिन्मय कृष्णा दास के ऊपर सेडिशन के चार्जेस थे। कहा गया कि चिन्मय कृष्णा दास को छोड़ देना चाहिए और चिन्मय कृष्णा दास को जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहिए। लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि जो यूनुस है अगर ये ज़्यादा दिन तक बांग्लादेश में रहा तो ये बांग्लादेश को तालिबान की तरह बना देगा और बांग्लादेश का एकदम बिल्कुल तालिबान वाला हाल हो जाएगा। इससे पहले ये हो, इस मोहम्मद यूनुस को यहाँ से हटा देना चाहिए। अब रीज़न क्या है, आखिर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान के साथ जोड़ करके क्यों देखा जा रहा है? ऐसे कौन से स्टांसेस हैं जो ये बताते हैं कि बांग्लादेश में सच में इस्लामिक टेररिज्म या आप कह लो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है? उसके पीछे का कारण है, आप ये पीछे देख रहे होगे। देखो क्या हुआ कि सबसे पहले तो जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, जब ये पूरा अनरेस्ट चल रहा था बांग्लादेश के अंदर, तो जानबूझ करके एकदम प्लान तरीके से कई सारी जेलों के ऊपर अटैक किए गए और उनमें उन जेल में जो बहुत सारे टेररिस्ट जो बंद थे, जो इंडिया में वांछित थे, जो और देशों में वांछित थे, वो वहाँ से फरार हुए। दूसरा, जो फरार नहीं हो पाए उनको फरार करवाया गया, सरकार ने उनको रिलीज़ किया, बाकायदे एकदम इज्जत से उनको रिलीज़ किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हो, रिपोर्ट है बीबीसी की, 300 सस्पेक्ट जिनके ऊपर 300 मिलिटेंट्स जिनके ऊपर सीरियस मतलब कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस थे, जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे, जिनके ऊपर सीरियस टेररिज्म के चार्जेस थे, उन मिलिटेंट्स को लगभग छोड़ा गया था। और ये बड़े बड़े मिलिटेंट्स थे, ये हुजी से आते हैं, ये जेएमटी से आते हैं, ये एबीटी से बिलोंग करते हैं, ये लश्कर के हैं, ये जैश के हैं। ये सारे टेररिस्ट जो हैं वो वहाँ पर बांग्लादेश की जेल में बंद थे और सबको एक झटके में छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि पॉलिटिकल चेंज के बाद यूनुस की सरकार ने एक एक करके चिन्हित करके लोगों को बेल पे छोड़ा। कई तो ऐसे थे, कई आतंकवादियों की तो आओ भगत में ये इस तरीके से लगे हुए थे कि उनके खिलाफ जो केस था उसी को, पूरे केस को इन्होंने ड्रॉप कर दिया और पूरे केस को ड्रॉप करके उनको एकदम रिलीज़ कर दिया और वो अब बांग्लादेश भी छोड़ करके जा चुके हैं।
वो पाकिस्तान में हैं, वो अफ़गानिस्तान में हैं, कुछ बांग्लादेश में छिपे हुए हैं और सेफ़ हेवन एकदम बना हुआ उनके लिए। तो इन लोगों को जो छोड़ा गया, इसको देखते हुए कहा जाता है कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को जानबूझ करके बढ़ावा दिया जा रहा है, इस्लामिक टेररिज्म बढ़ रहा है यूनुस की सरकार की वजह से। सबसे फेमस केस है मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी के छूटने का। ये जो मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी है, ये बहुत बड़ा आतंकवादी है और अंसार अल इस्लाम जो है, जिसको अंसारुल अल्लाह बांग्लादेश टीम भी कहते हैं, एबीटी कहते हैं इसको, अंसारुल अल्लाह बांग्लादेश टीम, ये पूरा एबीटी का सरगना है एक तरीके से। जसीमुद्दीन रहमानी मुफ्ती नाम लिख रहा है तो आप समझ सकते हो कि ये प्रीच करता है, जैसे जैश मोहम्मद का जो मसूद अजहर है वो तकरीरें करता है बैठ करके मस्जिद में, ठीक वैसे ही जसीमुद्दीन रहमानी भी तकरीर करता है, लड़कों को ज्वाइन कराता है एबीटी, और एबीटी के बैनर के तले बड़े बड़े आतंकवादी हमले ये जसीमुद्दीन रहमानी ने करवाए हैं। बहुत सारे केसेस इसके ऊपर फिक्स हैं। इसको 2024 में जैसे यूनुस पावर में आया, इसने जसीमुद्दीन रहमानी को छोड़ दिया जेल से। सबसे बड़ा केस जो जसीमुद्दीन रहमानी के ऊपर था, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था, वो ब्लॉगर अहमद रजीब हैदर की हत्या थी। ब्लॉगर अहमद रजीब जो था वो बहुत ही सेकुलर वीडियोस बनाया करता था, सेकुलरिज्म को प्रमोट किया करता था बांग्लादेश में। उसको धमकी मिली थी और उसके बाद जसीमुद्दीन रहमानी का इसमें नाम आया, उसने इसको मरवा दिया। एबीटी ने इसकी जिम्मेदारी बाकायदे ऑन कैमरा ली थी और 2 लोगों को इसमें सज़ा भी हुई, जिन्होंने जसीमुद्दीन रहमानी को कन्फर्म किया कि हाँ, उसके कहने पर इसको मारा गया। अब ये एक बड़ी घटना थी और इसके बाद जसीमुद्दीन रहमानी को जेल भेजा गया। कई सारे केसेस रजिस्टर हैं जसीमुद्दीन रहमानी के ऊपर, कई सारे जो केसेस हैं टेररिज्म की धाराओं में। 2008 से ये जेल में रहा, फिर 2013 में फिर से जेल हुई इसको, बीच में इसको बेल के लिए अप्लाई करता रहा, बेल कैंसिल करती रही। वो तो शेख हसीना थी जो ऐसे ऐसे आतंकवादियों के ऊपर पूरी तरीके से अपना गिरफ्त रखती थी और ऐसे आतंकवादियों को जेल से बाहर नहीं आने देती थी। तो ये कई बार कोशिश इसने की बेल की, लेकिन इसका बेल नहीं हो पाया क्योंकि इसके सीधे सीधे लिंक्स थे एबीटी के साथ और एबीटी के लिंक पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा ये तो एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे सस्पेक्ट्स हैं जो बांग्लादेश की जेल से आज रिहा हो चुके हैं, जिनके बिना पर ये माना जाता है कि बांग्लादेश में सच में इस्लामिक टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, फंडामेंटलिज्म बढ़ता जा रहा है। हुजी के कई सारे आतंकवादी जो हैं वो बांग्लादेश में बनते हैं। हरकतुल जिहाद इस्लामी बहुत ही खतरनाक टेरर ग्रुप है, इसके भी कई सारे आतंकवादियों को एक्विट किया गया है, कई सारे आतंकवादियों को बेल पर रिलीज़ किया गया है और कईयों के तो केस ही ड्रॉप कर दिए गए हैं कि भाई इसमें कोई सबूत नहीं है, केस ड्रॉप कर रहे हैं। और कहा गया कि शेख हसीना की सरकार ने जानबूझ करके, ये तो बहुत बड़े नेता हैं, इनको बहुत अच्छा सोशल वर्क करते हैं, इनको जानबूझ करके जेल में डाल दिया था, तो ये इनको छोड़ा जा रहा है। और इस तरीके से इन्होंने पूरी तरीके से यूनुस ने इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बांग्लादेश के अंदर बढ़ावा दिया है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।